हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आव्या क्लासेस में आपका स्वागत है। और अभी हम लोग यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के डिफरेंट केसेस को देख रहे हैं। सो बेसिकली यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के डिफरेंट केसेस का 5 टाइप बनता है। और फर्स्ट टाइप में जो हम लोग कवर करेंगे वो होगा कि स्लिट विड्थ सेम नहीं है, तो उसका एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी क्या होता है, इस पर थ्योरी और 4 न्यूमेरिकल्स देख लेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि यदि किसी अदर मीडियम में यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया जाए तो क्या अंतर आता है, तो इस पर थ्योरी प्लस 6 न्यूमेरिकल देख लेंगे। फिर ये एक जो है ना केस नंबर थर्ड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट से। सो इसमें हम लोग देखेंगे कि किसी ट्रांसपेरेंट ग्लास को हम लोग स्लिट के सामने में रखें तो क्या अंतर आएगा। सो इसमें भी हम लोग थ्योरी और टोटल मिलाकर 9 न्यूमेरिकल देखेंगे, काफ़ी कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल्स हैं। और उसके बाद जो केस 4 है इसको हम लोग एक तीसरे वीडियो में कवर करेंगे। सो ये आपका वीडियो नंबर 2, ये वीडियो नंबर 1 और ये वीडियो नंबर 3 होगा। ये क्या है कि यदि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को 2 डिफरेंट वेवलेंथ के साथ परफॉर्म किया जाए तो इसमें थ्योरी प्लस 7 न्यूमेरिकल्स देखेंगे। और लास्ट होगा केस यदि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को व्हाइट लाइट के साथ परफॉर्म किया जाए तो थ्योरी प्लस 3 न्यूमेरिकल देखेंगे। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और ये आपके लर्निंग के लिए भी इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जामिनेशन के लिए भी इम्पोर्टेंट है। सो आइए हम लोग फर्स्ट केस देखते हैं। इफ द स्लिट विड्थ इज नॉट सेम एंड एम्पलीट्यूड एंड इंटेंसिटी ऑफ वेव उस सिनारियो में क्या होगा। तो सपोज करो कि ये आपको YDAC सेटअप है, ये आप देख रखे हो, ये फर्स्ट स्लिट है, ये सेकंड स्लिट है। और सपोज करो कि सेकंड स्लिट का जो विड्थ W2 है वो फर्स्ट स्लिट के विड्थ W1 से बड़ा है। तो उस सिनारियो में आपको यहाँ पर जो YDAC सेटअप में फ्रिंज पैटर्न ऑब्जर्व होंगे उसमें क्या अंतर आएगा, ये आपको निकालने को आता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जिसका विड्थ ज़्यादा है उससे ज़्यादा इंटेंसिटी की लाइट आती है। सो आपको देखो इसी पर प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट है, 2 slits in Young's experiment have width in the ratio 1:25. The ratio of intensity is maxima and minima in the interference pattern Imax by Imin. तो पहले हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं, फिर उसके जो एसोसिएटेड कंसेप्ट और जो इस पर प्रॉब्लम है उसको देखेंगे। सो आपको मालूम होना चाहिए कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है विड्थ ऑफ स्लिट W के। और इंटेंसिटी चूंकि एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, यदि इंटेंसिटी यहाँ से जो लाइट आ रहा है उसका I1 है और यहाँ से आ रहा है उसका I2 है तो विड्थ W2 ज़्यादा होने के कारण I2 ज़्यादा होगा। सो इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विड्थ, सो I1 by I2 is equal to W1 by W2 is equal to A1 by A2 का होल स्क्वायर। सपोज करो कि ये जो विड्थ है ना ये आपको 0.2 mm है, हालांकि इससे छोटा होता है, और ये आपको 0.8 mm है। तो फिर उस केस में यहाँ पर जो इंटेंसिटी I2 होगा ना वो आपको 4I1 के इक्वल होगा। अब इसी पर हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। देखो ये आपको सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पर दिया गया है कि विड्थ का रेशियो 1/25 है। तो आप लिख सकते हो कि I1 by I2 हो गया 1/25 और I2 हो गया 25I1। और आपको मालूम है कि जो मैक्सिमम इंटेंसिटी Imax होता है वो स्क्वायर रूट I1 प्लस स्क्वायर रूट I2 का होल स्क्वायर होता है। तो इसी में आप वैल्यू पुट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट I1 प्लस स्क्वायर रूट I2 कितना हो जाएगा, 5 स्क्वायर रूट I1 का होल स्क्वायर। तो क्लियरली ये हो गया I1 इंटू 1 प्लस 5 का होल स्क्वायर। अब आप आओ I मिनिमम। सो I मिनिमम आपको उसी तरीके से होता है स्क्वायर रूट I1 माइनस स्क्वायर रूट I2 का होल स्क्वायर। आपको इस समय कुछ भी डाउट है तो जो फर्स्ट वीडियो है उसमें देखेंगे तो सारा चीज ढंग से एक्सप्लेन किया हुआ है। सो यहाँ से आ जाएगा आपको I1 इंटू 1 माइनस 5 का होल स्क्वायर, डेट इज I1 इंटू 4 का होल स्क्वायर। सो इसको आप लिख सकते हो जो Imax बाई Imin, ये कितना हो गया, I1 से I1 कैंसिल हो जाएगा, फिर भी मैं लिख देता हूँ I1 6 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई I1 4 का होल स्क्वायर, डेट इज 36 बाई 16 और ये हो गया 9/4। सो रेशियो क्या होगा, 9/4। आंसर सी हो जाएगा। सो एग्जाम में ये प्रॉब्लम है तो सिंपल आप ना यहाँ से स्टार्ट करना, यहाँ से पहला स्टेप ये कर लेना और सेकंड स्टेप ये, और फिर यहाँ से ये रेशियो निकाल लेना और बहुत आसानी से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा।
अब इससे जो एसोसिएटेड थ्योरी है उसको हम लोग देख लेते हैं। बहुत ही इजी थ्योरी है, कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम एम्पलीट्यूड एंड इंटेंसिटी इफ द स्लिट विड्थ्स आर डिफरेंट। स्लिट विड्थ डिफरेंट होगा तो कैसे निकालते हैं। देखो जो मैं बोला वही सब लिखा गया है। इफ द विड्थ ऑफ वन स्लिट इज इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड बाय अ फैक्टर k, then the intensity of light coming out from source also increased or decreased by a factor k. So amplitude कितना से चेंज हो जाएगा, स्क्वायर रूट फैक्टर के से। मीन्स कि यदि सपोज करो यहाँ मैं फिर से बना देता हूँ, इसका यदि विड्थ W1 है, इसका W2 है जो कि आपको KW1 के बराबर है, तो इसका इंटेंसिटी यदि I1 होगा तो इसका हो जाएगा KI1। इससे जो वेव आ रहा है उसका एम्पलीट्यूड यदि A1 होगा तो इससे जो वेव आएगा उसका एम्पलीट्यूड होगा स्क्वायर रूट A1। ठीक है। सो नेट एम्पलीट्यूड कैसे निकालते हैं। नेट एम्पलीट्यूड निकालने का जो फॉर्मूला है, यदि फेज डिफरेंस फाई होता है तो होता है ए नेट इज इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस A1 A2 कॉस फाई का 1/2। इसको हम लोग मालूम है प्रिंसिपल ऑफ सुपर इम्पोजिशन से। सो ये हो जाएगा A स्क्वायर A2 स्क्वायर हो जाएगा KA स्क्वायर। यदि हम सपोज करो कि मान लिए कि A1 इज इक्वल टू A है और ए इसमें चेंज हो गया और ए नेट आ गया 1 प्लस के प्लस 2 स्क्वायर रूट के कॉस फाई का पावर 1/2। अब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के लिए कॉस फाई का वैल्यू 1 हो जाएगा, दैट इज फाई का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 डिग्री। सो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के लिए यही आ जाएगा। और मैक्सिमम इंटेंसिटी की बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस स्क्वायर रूट के का होल स्क्वायर ए स्क्वायर, इट इज 1 प्लस स्क्वायर रूट के का होल स्क्वायर I0, यदि एक का इंटेंसिटी आपको I0 है तो। इसको हम लोग समझ चुके हैं, जो प्रॉब्लम बना है तो उसमें भी हम लोग समझ चुके हैं। और उसी तरीके से मिनिमम एम्पलीट्यूड के लिए कॉस फाई का वैल्यू -1 होगा और फाई का वैल्यू 180 डिग्री होगा और फिर वैल्यू निकल के कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट के -1 का होल स्क्वायर I0। सो ये दोनों चीज को ना आप हमेशा याद रखना, ठीक है। सो यहीं पर आपको इंटेंसिटी के लिए भी जनरल पॉइंट का मैं ऐसे निकाला हूँ कि इंटेंसिटी जनरल पॉइंट के लिए कैसे निकालते हैं। सो यही फॉर्मूला था इंटेंसिटी के लिए जनरल पॉइंट का। क्लियर है। यदि मान लेते हैं कोई वेव एक पॉइंट P पे आता है, एक वेव ये है और दूसरा वेव ये है और इनके बीच का फेज डिफरेंस फाई है, इसका इंटेंसिटी I1 है, इसका इंटेंसिटी I2 है, तो यहाँ पर जो फॉर्मूला I नेट होता है इस पॉइंट P पर वो इससे आता है और आपको I2 के I के इक्वल है क्योंकि विड्थ क्या है K टाइम है। सो ये फिर इसमें चेंज हो गया है फॉर्मूला। मैक्सिमम के लिए कॉस फाई का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, जब फाई का वैल्यू 0 हो जाएगा तो ये इसमें चेंज हो गया और मिनिमम के लिए इसमें चेंज हो गया। देखो मैक्सिमम के लिए 0 डिग्री भी ले सकते हो, फाई का वैल्यू 2n पाई भी ले लियो जहाँ n का वैल्यू +-1 +-2 ऐसे करके होगा। यदि आप पिछले का थ्योरी नहीं देखें तो पहले उसे थ्योरी को देखें, तभी सब बहुत आसानी से समझ में आएगा। और यहाँ से I max by I min का जो हम लोगों ने प्रॉब्लम के लिए निकाला फॉर्मूला, ये आपको जनरल फॉर्मूला है, इसको आप चाहो तो लिख लो, ठीक है। सो एग्जाम के लिए आप इसको जनरल फॉर्मूला करके लिख लो। और इस प्रॉब्लम के लिए k का वैल्यू 25 था तो सीधे आप यही यूज करोगे। सो अब से यदि एग्जाम में इस टाइप का प्रॉब्लम आएगा तो सीधे इंटेंसिटी रेशियो सपोज करो आपको 9 दिया, 1:9 दिया, तो कैसे बनाओगे 1 + 3 का होल स्क्वायर 3 - 1 का होल स्क्वायर, दैट इज 4 स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर, दैट इज ये हो गया 2 का होल स्क्वायर, दैट इज 4। सो आप बोल दोगे 4:1 में होगा। क्लियर है I max by I min। सो इस तरीके से आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अब देखो कि मिनिमम इंटेंसिटी इसमें 0 नहीं आ रहा है। ऐसे जब यदि इक्वल विड्थ रहता है तो I मिनिमम कितना होता है 0, लेकिन यहाँ पर आपको I मिनिमम कितना आया, I मिनिमम आया I0 स्क्वायर रूट के -1 का होल स्क्वायर। सो ये 0 के इक्वल नहीं है। सो इसका मतलब आपको कंप्लीट डार्क फ्रिंज नहीं मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। यदि विड्थ स्लिट का डिफरेंट होता है तो कंप्लीट डार्क फ्रिंज ऑब्जर्व नहीं होता है। इसमें प्रॉब्लम में पूछा गया है। और फ्रिंज विजिबिलिटी के लिए पूछ देगा आपको कि फॉर अ सिमेट्रिक लाइट इंटेंसिटी फॉर बोथ स्लिट इफ वन स्लिट इज मेड k टाइम्स लार्जर देन द अदर देन फाइंड द फ्रिंज विजिबिलिटी। आपको याद होगा कि सिमेट्रिक लाइट के लिए यदि विड्थ सेम है तो फ्रिंज विजिबिलिटी क्या था।
सो ये था आपको आई मैक्स माइनस आई मीन डिवाइडेड बाई आई मैक्स प्लस आई मीन कोहेरेंट सोर्स के लिए, और हम लोग देखा था कि आई मैक्स था 4i0, आई मीन था 0, सो ये हो गया था आपको 100%। ठीक है, फ्रिंज विजिबिलिटी 1 हो गया था, मीन्स की 100% हो गया था। यहाँ पर क्या आता है, कभी कभी ये भी पूछ देता है एग्जाम में, तो ये होगा, देखो आप निकाल लो, आई मैक्स हो गया 1 प्लस के प्लस 2 स्क्वायर रूट के, बिकॉज आपको मालूम है कि आई मैक्स अभी हो गया है I0 1 प्लस के का होल स्क्वायर, इनफैक्ट स्क्वायर रूट के का होल स्क्वायर, और आई मीन हो गया है अभी I0 स्क्वायर रूट के माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो इसमें वैल्यू पुट कर दोगे तो देखो यही आ जाएगा ना, 2 स्क्वायर रूट के बाई 1 प्लस के। अब मान लो कि के का वैल्यू 1 कर दो, जब विड्थ दोनों का सेम है तो देखो कितना आ रहा है, 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 दैट इज 2 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 1 दैट इज इक्वल टू 100%। सो आई थिंक ये कंसेप्ट आप अच्छे से समझ गए होंगे। हम लोग इस पर प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम AIEEE 2012 से पिक किया गया। ये बेसिकली आपको नीट या एम्स में भी पूछा था। So ये बोल रहा है कि in a Young's double slit experiment, one of the slit is wider than the other, so that the amplitude of light from one slit is double from that of the other slit. बस यही आपको पता चल जाएगा तो आपका मन में खुशी आ जाना चाहिए। ये बोल रहा है कि A2 is equal to 2A1. So A2 is 2A1 के इक्वल होगा, तो I2 किसके इक्वल हो जाएगा, 4I1 के, बिकॉज आपको मालूम है कि इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है। अब पूछ रहा है कि IM with the maximum intensity then the resultant intensity I when they interface at phase difference phi is given by. So I max यदि दिया गया है आपको IM के इक्वल, तो आपसे पूछ रहा है कि I phi का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, सो ये बहुत आसान है। आप मान लो कि I1 को मान लो I0 के इक्वल, तो I2 क्या हो गया, 4I0, ये तो हम लोग देख चुके हैं। सो पहला ये हो गया। सो मैक्सिमम इंटेंसिटी निकाल लो, आई मैक्स इज इक्वल टू आई एम इज इक्वल टू स्क्वायर रूट I1 प्लस स्क्वायर रूट I2 का होल स्क्वायर, और यहाँ से हो जाएगा स्क्वायर रूट I1 प्लस इनफैक्ट स्क्वायर रूट I0 प्लस 2 स्क्वायर रूट I0 का होल स्क्वायर, और डेट इज इक्वल टू 3 मीन्स की 9I0। ठीक है, सो आप यहाँ से निकाल लोगे I0 इज इक्वल टू IM बाई 9। सो IM बाई 9 का देख रहे हो, ये है और ये है, सो या तो A होगा या D होगा, लेकिन हमको निकालना है 5 पर, इसलिए आपको फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा। दो ऑप्शन आ गया, नहीं तो आप A D में से जो आता है वो मार के निकल जाते। अब आपको निकालना है I5। सो I5 क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस 2 स्क्वायर रूट I1 I2 cos 5। सो ये हो गया I0 प्लस 4I0 प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट I0 इंटू 4I0 इंटू cos 5। आसान है। सो ये हो गया 5I0 प्लस, ये बाहर आ जाएगा तो 4I0 cos 5। सो आप यदि I0 कॉमन ले लोगे तो क्या आ जाएगा, 5 प्लस 4 cos 5। सो अब देखो 5 प्लस 4 cos 5 है, नहीं ये तो 4 प्लस 5 cos 5 है, और यहाँ पर 1 प्लस 8 cos स्क्वायर 5/2 है। सो ये नहीं होगा, आंसर डी ही होगा, लेकिन मैं निकाल कर दिखा देता हूँ। आपको cos स्क्वायर 5/2 के टर्म में लिखना पड़ेगा। सो ये आप लिख सकते हो I0 इज इक्वल टू IM बाई 9, और ये लिख दोगे क्या, 1 प्लस 4 प्लस 4 cos 5। सो देखो ये आप, मैं यहाँ पर रफ में दिखा देता हूँ, 4 प्लस 4 cos 5, ये क्या है, 4 कॉमन ले लोगे तो 1 प्लस cos 5, डेट इज 4 कॉमन ले लोगे, 1 प्लस cos 5 होगा 2 cos स्क्वायर 5/2, डेट इज 8 cos स्क्वायर 5/2, बिकॉज आपको मालूम है 1 प्लस cos 5 होता है 2 cos स्क्वायर 5/2 के। सो ये सब कैलकुलेशन आपको दिमाग में करने आना चाहिए। एग्जाम आप लिख रहे हो नीट की, एम्स अब तो नीट से ही मर्ज हो गया है। सो ये सब में आप प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। जेई मेंस के रैंक का भी प्रॉब्लम है, इसमें जेई मेंस से भी पूछ सकता है आपको, जेई मेंस में भी इस टाइप के। सो इस तरीके से आप आंसर डी लिखोगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम आपको जेई 2008 से मैं पिक किया हूँ, बहुत ही कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है। इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द सेपरेशन बिटवीन टू स्लिट्स इज डी एंड द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज लैम्डा। द इंटेंसिटी ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन स्लिट 1 इज 4 times the intensity of light falling on slit 2. Choose the correct options.
सो डी यदि लैम्डा के इक्वल होगा तब क्या होगा, यदि डी लैम्डा से बड़ा और 2 लैम्डा से छोटा होगा तब क्या होगा। फिर उसके बाद ऑप्शन सी और डी दिया गया, तो एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। अभी हम लोग विड्थ का पढ़े हैं तो पहले विड्थ का ऑप्शन एक्सप्लोर कर लेते हैं, सी और डी। इफ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन स्लिट 1 इज रिड्यूस्ड, तो पहले हम लोग ये कंडीशन देख लेते हैं क्या बोल रहा है। द इंटेंसिटी ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन स्लिट 1 इज 4 टाइम्स द इंटेंसिटी ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन स्लिट 2। सो क्लियरली I1 इज इक्वल टू 4I2 है, ये आपको पहला कंडीशन दे दिया है। अब बोल रहा है कि इफ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट फॉलिंग 1 इज रिड्यूस्ड, मीन्स कि I1 को यदि घटाया जा रहा है, ठीक है, so that it become equal to slit 2, the intensity of observed dark and bright fringe will increase। ये तो straight away false है, मीन्स कि आपने क्या किया कि पहले था I1 is equal to 4I2, अब आपने क्या किया कि I1 is equal to I2 के इक्वल कर दिया। पहला केस ये था, दूसरा ये था, तो बोला कि इंटेंसिटी ऑफ डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस विल इंक्रीज। सो पहले इस केस में निकाल लेते हैं आई मैक्स, इंटेंसिटी ऑफ ब्राइट फ्रिंज होगा आई मैक्स, और वो होगा आपको देखो स्क्वायर रूट I1 प्लस स्क्वायर रूट I2 का होल स्क्वायर। सो ये हो गया आपको स्क्वायर रूट मीन्स कि 9I2, ठीक है। सो ये 9I2 के इक्वल आ गया आई मैक्स, और आई मीन कितना के इक्वल आ गया, देखो ये हो जाएगा आपको स्क्वायर रूट 2I2 माइनस स्क्वायर रूट I2 का होल स्क्वायर I2। अब इस केस में हम लोग आई मैक्स और आई मिनिमम निकालते हैं। सो ये हो गया आई मैक्स हो गया 4I2 और आई मिनिमम हो गया आपको 0। सो आप देख लो कि क्या बोला है कि इंटेंसिटी ऑफ ऑब्जर्व डार्क एंड ब्राइट फ्रिंज विल इंक्रीज, सो इंटेंसिटी ऑफ ब्राइट फ्रिंज विल डिक्रीज ऑल्सो एंड इंटेंसिटी ऑफ डार्क फ्रिंज विल ऑल्सो डिक्रीज, ठीक है। सो इसमें तो दोनों ब्राइट और डार्क दोनों डिक्रीज होगा। अब डी बोल रहा है इफ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन स्लिट 2 इज इंक्रीज्ड सो दैट इट बिकम इक्वल टू स्लिट 1, देन इंटेंसिटी ऑफ ऑब्जर्व्ड डार्क एंड ब्राइट फ्रिंज विल इंक्रीज। ये एक इंपॉर्टेंट है, इसको हमको समझना पड़ेगा। तो देखो ये बोल रहा है कि पहला केस इससे कंपेयर करना है। सो I1 इज इक्वल टू 4I2 में हम लोग निकाल लिया। सेकेंड केस में I1 भी हो गया और ये भी I1 हो गया। तब देखो क्या आता है, तो I max हो जाएगा 4I1 और I min हो जाएगा आपको 0। सो 4I1 दैट इज 4 4 16I2। सो देखो इंटेंसिटी ऑफ जो ब्राइट फ्रिंज है वो तो इंक्रीज हो गया, यहाँ पर 9I2 था, यहाँ पर 16I2 था, लेकिन इंटेंसिटी ऑफ डार्क फ्रिंज क्या हो गया, डिक्रीज कर गया, क्योंकि यहाँ पर I2 था और यहाँ पर 0 है। सो ये तो ट्रू हो गया ब्राइट फ्रिंज, लेकिन डार्क फ्रिंज फॉल्स हो गया। सो ये भी फॉल्स हो गया, ये भी फॉल्स हो गया। अब हम लोग ऑप्शन ए और बी देखते हैं, उसके लिए पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ। पहले मैं बी को चेक करता हूँ। इसमें बोल रहा है कि लैम्डा से डी बड़ा है और 2 लैम्डा से छोटा है। तो आपको मालूम है कि नंबर ऑफ मैक्सिमा एक्सेप्ट सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा जो कैलकुलेट करते हैं वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो आप डी बाई लैम्डा को निकालो और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लो, और ग्रेटेस्ट इंटीजर जो आएगा उतना ही नंबर ऑफ, ये सेंट्रल ब्राइट है तो उतना ही नंबर ऑफ मैक्सिमा ऊपर होगा। सो आप बोल सकते हो डी बाई लैम्डा का ग्रेटेस्ट इंटीजर और उतना ही नीचे में होगा, ठीक है। ये हम लोगों ने थ्योरी में पहले कवर कर रखा है। सो यदि आप देखोगे बी में ऑप्शन, सो डी बाई लैम्डा निकालोगे तो ये क्या है, लैम्डा और 2 लैम्डा के इक्वल में है। सो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लोगे तो ये जो वैल्यू आएगा ना डी बाई लैम्डा, ये 1 से बड़ा होगा और 2 से छोटा होगा। सो इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो क्या होगा, 1 होगा। इसका मतलब सेंट्रल ब्राइट के ऊपर एक मैक्सिमम मिलेगा और नीचे में भी एक मैक्सिमम मिलेगा। सो at least one more maximum beside the central maximum will be observed on screen, ये तो करेक्ट है। अब इसके बारे में देखते हैं, ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट केस है। इस केस में देख लो डी बाई लैम्डा 1 के इक्वल हो गया। सो 1 के इक्वल होने का मतलब क्या हो गया, अब पाथ डिफरेंस देखो, पाथ डिफरेंस क्या होता है। पहले मैं फिगर बना देता हूँ यूजुअल सेटअप का जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का है। सो ये आपको ये डिस्टेंस लैम्डा के इक्वल है, या स्मॉल डी से दिखाता हूं, और ये आपको किसी पॉइंट पर पाथ डिफरेंस होता है
यही आपको इनके बीच का डिफरेंस होता है, इसको हम लोग डी साइन थीटा बोलते हैं। सो यदि आप डी साइन थीटा और फिर ये यहाँ तक का जो एंगल है ना, इसी को आप एंगल थीटा बोलते हो, और ये साइन थीटा आप बोलते हो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू टेन थीटा के, और बोलते हो कि पार्ट डिफरेंस जो डी साइन थीटा है वो हो गया डी टेन थीटा के इक्वल के, और ये हो गया ऑलमोस्ट डी इंटू वाई बाई डी के। अब डी का वैल्यू लैम्डा डालो तो क्या हो गया, लैम्डा साइन थीटा। सो पार्ट डिफरेंस क्या हो गया, लैम्डा साइन थीटा। अब लैम्डा साइन थीटा आप यदि जीरो के इक्वल कर दोगे तो एक आपको ब्राइट मिलेगा। सो इस केस में ये कितना आ गया, थीटा इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। सो वो आपको कहाँ मिल जाएगा, मैक्सिमा पे मिल जाएगा, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं हम लोग कि लैम्डा साइन थीटा यदि आप लैम्डा के इक्वल करोगे तो उस केस में कितना हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 हो गया, मीन्स कि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। सो 90 डिग्री थीटा का मतलब क्या हो गया, देखो कहाँ पे चला जाएगा, ये इससे भी ऊपर, मीन्स कि आप बोल सकते हो कि जो दूसरा जो ब्राइट बनेगा वो इंफिनिटी पे बनेगा। तो यहां पर लिखोगे सेकेंड ब्राइट विल फॉर्म एट इंफिनिटी। क्यों, बिकॉज ये आपको थीटा को 90 डिग्री होना है, ठीक है। सो इस केस में आप बोल सकते हो कि डी यदि लैम्डा के इक्वल होगा तो स्क्रीन विल कंटेन ओनली वन मैक्सिमम, और वो क्या होगा, सेंट्रल ब्राइट होगा। क्लियर है, समझ गए कंसेप्ट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट कंसेप्ट या नेक्स्ट केस देखते हैं। और नेक्स्ट केस है, इफ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड इन एनी मीडियम अदर देन एयर। और ये सबसे आसान केस है, सबसे आसान केस है। आपको मालूम है यदि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का आपको मैं एक बार फिगर बना देता हूँ। यहाँ पर दो स्लिट्स हैं, S1 है, S2 है, और यहाँ पर ये स्क्रीन है। सो ये यहाँ पर सपोज करो कि मैक्सिमम पॉइंट मिलता है, या सिंपल एक y है, ये हाइट y है, पार्ट डिफरेंस था यही डी साइन थीटा, ये y है। सो मैक्सिमम के लिए कंडीशन होता है yn इज इक्वल टू एन लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी मैक्सिमम के लिए, और मिनिमम के लिए होता है 2n माइनस 1 लैम्डा डी बाई 2d। ये किसके लिए होता है, मिनिमम के लिए। सो यदि किसी दूसरे मीडियम में किए, सपोज करो इसको आप वाटर में डाल दिए, तो क्या अंतर आएगा, तो यही लैम्डा का अंतर आ रहा है, बाकी डी बाई डी तो सेम ही है। सो लैम्डा का अंतर आ रहा है, मीन्स वेवलेंथ का अंतर आ रहा है। और मालूम है आपको कि वेवलेंथ किसी दूसरे मीडियम में, लैम्डा मीडियम की बात करोगे किसी भी मीडियम में, आपको वाटर में, ग्लास में, ये क्या हो जाता है, लैम्डा एयर बाई म्यू। तो जो फॉर्मूला आप देखे हो ना, जो कंसेप्ट सीखे हो, उसमें लैम्डा एयर की जगह लैम्डा मीडियम कर दोगे, आपका काम बन जाएगा। लाइक आप यदि फ्रिंज विड्थ बीटा के बारे में बात करो तो बीटा क्या होता है, लैम्डा डी बाई स्मॉल डी। सो लैम बीटा मीडियम कर दे, यदि कोई दूसरे मीडियम में करेंगे बीटा मीडियम, तो क्या हो जाएगा, लैम्डा मीडियम कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, दैट इज लैम्डा डी बाई म्यू डी। देख रहे हो, तो फ्रिंज विड्थ क्या हो गया, घट गया। यदि आप एंगुलर फ्रिंज विड्थ के बारे में बात करोगे तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ क्या होता है, लैम्डा बाई डी, ठीक है। सो अब क्या हो जाएगा, ये एयर के केस में होता है, और इस केस में मीडियम के केस में क्या हो जाएगा, लैम्डा बाई म्यू डी हो जाएगा। सो बस यही चीज कंसेप्ट है, और इसी पर आपको फर्स्ट प्रॉब्लम है जो कि नीट 2019 से पिक किया गया है। सो हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं और उसके बाद फिर इससे एसोसिएटेड कंसेप्ट भी समझ लेंगे। और सो इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट व्हेन द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड 400 नैनोमीटर, द एंगुलर विड्थ ऑफ फर्स्ट मिनिमा formed on the screen placed 1 meter away was found to be 0.2 degree. What will be the angular width of first minima if the entire apparatus is immersed in water? So आप देखो angular width के बारे में बात कर रहा है, तो angular width थीटा क्या होता है, लैम्डा बाई स्मॉल डी, ठीक है, लैम्डा बाई स्मॉल डी। सो स्मॉल डी का वैल्यू दिया हुआ नहीं है, इसकी रिक्वायरमेंट भी नहीं आएगी। देखो, तो ये थीटा मीडियम के बारे में बात करेंगे तो क्या होगा, लैम्डा मीडियम बाई स्मॉल डी। सो थीटा बाई थीटा मीडियम इज इक्वल टू लैम्डा बाई लैम्डा मीडियम। अब आपको बस यही वैल्यू पुट कर देना है। देखो यहाँ पर मैं बना देता हूँ,
थीटा मीडियम, थीटा है आपको 0.2, सो 0.2 डिवाइडेड बाय, ध्यान दो ये आपको ना रेडियन में आता है, लेकिन चूंकि यहाँ पर कैंसिल आउट होना है इसलिए मैं डिग्री में भी ले लूंगा तो कोई अंतर नहीं आएगा। सो 0.2 डिवाइडेड बाय थीटा मीडियम इज इक्वल टू लैम्डा डिवाइडेड बाय लैम्डा मीडियम को लैम्डा बाय म्यू कर सकते हो। सो ये हो गया म्यू के इक्वल। So clearly theta medium is equal to 0.2 divided by mu। म्यू का वैल्यू क्या है 4/3। so ये हो गया 0, इसको कर दो 20/4 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 100। so ये हो गया 15/100 डेट इज 0.15 डिग्री, और ये आंसर 2 देखो लिखा हुआ है। क्लियर है, समझ गए कंसेप्ट। अब इससे जो एसोसिएटेड कंसेप्ट है उसको हम लोग समझ तो चुके हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं फटाक से। सो इफ द होल यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज टेकन इनटू अनदर मीडियम, क्लियरली लैम्डा चेंजेस, सो बीटा चेंजेस, y चेंजेस, आपने देखा y भी चेंज हो रहा था, एंड मोर फ्रिंजेस कैन बी एकोमोडेटेड इन गिवन डिस्टेंस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मोर फ्रिंज एकोमोडेट हो जाएगा बिकॉज d बाई लैम्डा करके हम लोग निकालते हैं कि कितने नंबर ऑफ फ्रिंजेस आ रहे हैं। सो अब देखो लैम्डा मीडियम होता है लैम्डा एयर बाय म्यू मीडियम, वेयर म्यू मीडियम इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर, दैट इज लैम्डा वाटर ये हुआ, लैम्डा ग्लास ये हुआ। सो फ्रिंज विड्थ डिक्रीजेस बाय अ फैक्टर लैम्डा मीडियम। देखो हम लोग ने देखा फ्रिंज विड्थ कैसे डिक्रीज हो रहा है, बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी, मीडियम में हुआ तो फ्रिंज विड्थ म्यू से डिक्रीज हो गया। हाइट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा डिक्रीजेस फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा। सो कोई भी यदि मैक्सिमा और मिनिमा की बात करेंगे तो वो डिक्रीज हो जाएगा। अब कभी कभी सवाल ऐसे भी पूछते हैं, ये इंपॉर्टेंट है कि दो मीडियम दे देगा कि आपको एक इसने ऑयल में किया, एक वाटर में किया, और फ्रिंज विड्थ का रेशियो निकालो। सो कुछ नहीं है इसमें, बहुत ही आसान है। आप करोगे बीटा ऑयल डिवाइडेड बाय बीटा वाटर इज इक्वल टू, जस्ट अपोजिट हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। आप ध्यान दो बीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर ये जो है ना कभी कभी पूछ दिया कि आपको एयर में कोई फ्रिंज विड्थ है तो वाटर में क्या होगा। सो इसको निकालने के लिए सिंपल म्यू से डिवाइड कर दो। एंगुलर फ्रिंज विड्थ, एंगुलर फ्रिंज विड्थ भी हम लोग ऐसे ही करके निकालते हैं, लैम्डा बाई स्मॉल डी या फिर बीटा बाई कैपिटल डी। अब मीडियम के बारे में बात करेंगे तो बीटा मीडियम बाई कैपिटल डी, या फिर बीटा एयर बाई म्यू डी, या फिर लैम्डा एयर बाई म्यू स्मॉल डी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स भी देखते हैं। सो पहला प्रॉब्लम नीट 2017 से मैं पिक किया हूँ इसके बाद का, और बहुत ही आसान प्रॉब्लम है। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज फर्स्ट परफॉर्म्ड इन एयर देन इन मीडियम अदर देन एयर। इट इज फाउंड दैट द 8th ब्राइट फ्रिंज इन मीडियम लाइज वेयर 5th डार्क फ्रिंज लाइज इन द एयर। बहुत ही आसान है, 8th ब्राइट फ्रिंज इन मीडियम और 5th डार्क इन एयर। तो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। सो 8th ब्राइट क्या होगा, आपको ब्राइट का फॉर्मूला पता है, एन लैम्डा कैपिटल डी बाई डी, और ये मीडियम में आपको मालूम है कि मीडियम में क्या है, फ्रिंज श्रिंक करता है। सो ये देख रहे हो 8th आ गया और ये 5th डार्क ही है, समझे ना बात। तो ये क्या हो जाएगा, एन का वैल्यू 8 डाल दोगे तो 8 लैम्डा मीडियम कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, और यहाँ पर 5 के लिए डाल दोगे फॉर्मूला 2n-1 इंटू लैम्डा डी बाई 2d का यूज कर दोगे, तो वो वैल्यू डाल दोगे। तो ये क्या हो जाएगा, 8 लैम्डा मीडियम डी बाई डी इज इक्वल टू 5 10 में से 1 गया 9, तो 9 लैम्डा एयर इंटू डी बाई 2 इंटू स्मॉल डी। तो ये सब कैंसिल हो गया और ये यहाँ से आ जाएगा 8 इंटू लैम्डा एयर बाई म्यू इज इक्वल टू 9 इंटू लैम्डा एयर। सो ये भी कैंसिल हो गया, म्यू हो गया 8/9, यहाँ पर 2 भी था ना। सो 8 इंटू 2/9 दैट इज 16/9, और ये 1.78। आसान प्रॉब्लम है।
ये देखो, ये प्रॉब्लम मैं आपके लिए सॉल्व कर दिया हूँ। ये भी बहुत ही अच्छा कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रिंज ऑब्जर्व्ड इफ लैम्डा एयर इज 2000 एंगस्ट्रॉम, डी 7000 एंड इफ द एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड इन वाटर। देखो, एक्सपेरिमेंट को यदि एयर में परफॉर्म करें वो तो हम लोग देख चुके हैं। सो आपको क्या मेथडोलॉजी था, पहले के कैलकुलेट करते थे डी बाई लैम्डा करके, और ये के का फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर लेते थे, और फिर जितना ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा सेंट्रल ब्राइट से उतना ऊपर होगा मैक्सिमा, उतना नीचे होगा मैक्सिमा। तो ये यहाँ पर 4 था तो 4 ऊपर रहेगा, 4 नीचे रहेगा, सेंट्रल ब्राइट। सो टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमा इंक्लूडिंग सेंट्रल ब्राइट कितना हो जाएगा, 9। अच्छा प्रॉब्लम था। प्रॉब्लम नंबर 7 बहुत ही आसान था। व्हाट हैपेंस टू फ्रिंज विड्थ इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इफ इट इज परफॉर्म्ड इन ग्लिसरीन इंस्टेड ऑफ एयर। सो ग्लिसरीन की जगह एयर में किया जाएगा तो ग्लिसरीन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर से ज्यादा ही होता है। सो क्लियरली इस केस में क्या होगा, फ्रिंज विड्थ श्रिंक कर जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम नंबर 8, ये भी बहुत आसान प्रॉब्लम है लेकिन कंसेप्चुअल है। ये आपको नीट 1993 से पूछा गया है, रिपीट कर सकता है। इंटरफेरेंस वाज ऑब्जर्व्ड इन इंटरफेरेंस चेंबर वेयर एयर वाज प्रेजेंट। मतलब पहले एयर में इंटरफेरेंस देखें। नाउ द चैम्बर इज इवैक्यूएटेड एंड द सेम लाइट इज यूज्ड। यदि सेम लाइट यूज हो रहा है, एक केयरफुल ऑब्जर्वर इसलिए लिखा कि नॉर्मल ऑब्जर्वर को पता नहीं चलेगा। क्या सी करेगा, नो इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस विद ब्राइटर बैंड, इंटरफेरेंस विद डार्क बैंड, इंटरफेरेंस विद लार्ज बैंड। सो देखो इंटरफेरेंस तो ऑब्जर्व होगा ही होगा। सो आंसर तो डी ही है, स्ट्रेट अवे है। लेकिन आप देखो कि ये क्यों हुआ, क्योंकि वैक्यूम में क्या होता है कि लैम्डा स्लाइटली इंक्रीज कर जाता है कंपेयर टू एयर। मीन्स क्या आप बोल सकते हो, लैम्डा वैक्यूम इज ग्रेटर देन लैम्डा एयर। ठीक है, सो लैम्डा वैक्यूम यदि एयर दैट इज लैम्डा वैक्यूम यदि एयर से ज्यादा है तो बीटा वैक्यूम भी आपको एयर से ज्यादा होगा। सो बीटा एयर। तो आप बोल सकते हो कि विड्थ ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस इंक्रीजेस स्लाइटली। आसान प्रॉब्लम था। आगे बढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर 9। ये तो बहुत ही आसान प्रॉब्लम है, ये आपको नीट में पूछा गया था। इसमें बोल रहा है कि इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द फ्रिंज विड्थ इज फाउंड टू बी 0.4 mm, बीटा हो गया 0.4 mm if the whole apparatus is immersed in water of refractive index 4/3 then the new fringe width। सो बीटा न्यू हो गया बीटा बाई म्यू, और म्यू का वैल्यू 4/3 दिया गया है। सो 0.4 डिवाइडेड बाई 4/3 दैट इज 0.3 mm। सो इस तरीके से इसमें हम लोगों ने दो कंसेप्ट सीखा। यदि स्लिट विड्थ डिफरेंट हो और जो होल यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को किसी दूसरे मीडियम में इमर्स किया जाए तो फिर उसका क्या इम्पैक्ट होता है। मेरे ख्याल में ये आपको दोनों कंसेप्ट अच्छे से समझ में आए होंगे। तो आपको कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके लिखिए। अब हम लोग नेक्स्ट जो कंसेप्ट देखने वाले हैं वो है कि यदि आप किसी ग्लास को स्लिट के सामने रख दिया जाए तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। सो वो मेरा नेक्स्ट केस होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। कीप वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।